हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट है ज्योग्राफी। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड होगी ज़मीन, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन कुदरती सब्जार, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो किस तरह के हैं, जंगल की जो ज़िंदगी है। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मामा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of their goats. लेसन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दास्तान बताएंगे कि माम्बा एक विलेज है तंजानिया। माम्बा एक लड़की है जो तंजानिया विलेज, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ रहती है। वो सुबह जल्दी उठती है पानी लाने के लिए, उसको दूर पानी लाने जाना पड़ता है। उसको इतना सफ़र तय करना पड़ता है कि उसको घंटों लग जाते हैं वापस आने में। जब वो घर पहुंचती है तो फिर अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटाती है, अपने भाई का उसका भाई जो बकरियां चलाता है उसकी केयर में वो उसका भी मदद करती है। ऑल हर फैमिली owns is a piece of rocky land around their small hut. Mama father can barely grow some maize and beans on its tiny hut. जो मामा की जो पूरी फैमिली है वो कहाँ रहती है, एक रॉकी लैंड है, एक चट्टानों वाली ज़मीन है, वहाँ पर वो रहती है। एक छोटी सी उनकी झोंपड़ी है। मामा जो फादर है वो क्या उगाता है, मेज़ और बीन्स वगैरह उगाता है, और इससे वो पूरे साल इससे गुजारा करना उनसे बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। अब दूसरी तरफ एक और बात बताता है कि पीटर एक शख्स है, पीटर जिसके बारे में बताते हैं, वो कहाँ रहता है, वो रहता है न्यूजीलैंड में रहता है विद हिज फैमिली, जो कि क्या करती है, वूल प्रोसेसिंग का काम इन हिज फैमिली, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री कि वो वूल प्रोसेसिंग का काम करते, जैसे ऊन का काम करते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ द शीप. जब भी पीटर स्कूल से आता है तो वो देखता है उसका अंकल जो है वो भेड़ों की देखभाल कर रहा होता है, भेड़ों की केयर कर रहा होता है। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड इन ए वाइड ग्रास प्लेन्स एंड हिल इन डिस्टेंस. उसका जो शीप यार्ड है, भेड़ों का रखने का जो जगह है, वो ग्रासी प्लेन पर है, बहुत ही बड़ा ग्रासी प्लेन है। इन ए मैनेज साइंटिफिक वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पीटर फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल. वो अपने इस फार्म को, जो शीप फार्म है, वो उसको इतनी तरह साइंटिफिक तरीके से चलाते हैं कि और साइंटिफिक तरीके से चलाते हैं, और साथ में न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आमदन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि उनको अच्छा खासा आमदन इसमें आती है। पीटर फैमिली सब्जियां भी वगैरह उगाते हैं। ये थी माम्बा और पीटर की दास्तान। लेकिन इसमें हमें एक बात पता चलती है कि माम्बा और पीटर की फैमिली में डिफरेंट क्या है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जहाँ माम्बा रहती है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और टोपोग्राफी ज़मीन की अलग है। जहाँ पीटर रहता है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और टोपोग्राफी कुछ अलग है, वहाँ का लैंड यूज अलग है, वहाँ की जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है जिनसे फसलें वगैरह उगाते हैं, जो शीप फार्मिंग होती है, वो क्या है, अलग अलग है। अब हमारा जो पहला टॉपिक आता है मेन, ये थी मेन, वो है लैंड. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस. अब ये जो दास्तान मैंने आपको बताई, ये जो स्टोरी छोटी सी बताई, इसमें बताया जाता है कि ज़मीन किस तरह की है, ज़मीन की जो टोपोग्राफी है किस तरह की है। किसी जगह ग्रासी प्लेन है और किसी जगह रॉकी लैंड है। अब जो हमारी लैंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैंड एक बहुत ही ये कुदरत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, सोर्स है, रिसोर्स है, जो कुदरत का जो इंसान को मिला है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया.
ओनली 30% एरिया इसने अर्थ सरफेस से कवर किया हुआ है। ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज ऑफ नॉट हैबिटेट, और ये जितना भी हिस्सा है 30% भी जो हिस्सा है ये सब हैबिटेट नहीं है, इस पर भी इतने लोग नहीं रहते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas to water, logging desert, thick forest areas and normally sparsely populated inhabited. कहता है कि जो ज़मीन है, ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों में लोग रहते हैं, एक जगह सब नहीं रहते हैं, अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। और लोग किस तरह रहते हैं? ब्राइड करेक्टर लैंड क्लाइमेट ब्राइड, क्योंकि ज़मीन की जो ब्राइड करेक्टरिस्टिक्स की वजह से लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, क्योंकि लैंड की करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, और दूसरा क्लाइमेट की भी वहाँ पर मौसम भी वहाँ पर चेंज होता है। कहीं कोई रग्ड टॉपोग्राफी है, ज़मीन की अगर हम शक्ल देखेंगे तो कहीं रग्ड टॉपोग्राफी है, क्योंकि जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं पर स्टीप स्लोप्स हैं, पहाड़ हैं, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर क्या है थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, कहीं पर डेजर्ट एरिया है जैसे रेगिस्तान वाला एरिया है। और जैसे ही जो एरिया है जो थिक फॉरेस्ट है या रेगिस्तान वाला एरिया है या माउंटेन वाला एरिया है, तो इन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही क्या है, कम है। दूसरा, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा लोग कहाँ बसते हैं, ज़्यादा हैबिटेट लोग कहाँ होते हैं? प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर सूटेबल फॉर लैंड एग्रीकल्चर। प्लेन्स और रिवर वैली जहाँ पर है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ईजिली सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। नेक्स्ट है लैंड यूज। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसिंग, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली एज लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब है ज़मीन का इस्तेमाल। और ज़मीन को हम बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउस, रोड वगैरह बनाने के लिए। जब ये सब काम हम ज़मीन से लेते हैं तो इसको कहते हैं लैंड यूज़। अब द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटर्मिन्ड बाय द फिजिकल फैक्टर। जब ज़मीन का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फिजिकल फैक्टर उसके देखते हैं, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसे हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पानी की मौजूदगी है। पहले देखते हैं कि ज़मीन किस तरह की है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, टोपोग्राफी किस तरह की है, मिट्टी कहाँ सी है, वहाँ का मौसम कैसा है, कैसे मिनरल उसमें पाए जाते हैं, और पानी की उपलब्धता वहाँ पर है कि नहीं है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर डिटरमिन। और जो ह्यूमन फैक्टर है, सच एज ह्यूमन फैक्टर हो गए, जैसे कि उन लोगों की तादाद, जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है लैंड यूज़ के लिए। अब जो लैंड होती है कैन बी क्लासीफाइड ऑन द ओनरशिप। लैंड को हम क्लासीफाइड भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। ओनरशिप होता है उसका मालिकाना हक में। कुछ लैंड होती है प्राइवेट लैंड, कुछ लैंड होती है पब्लिक प्रॉपर्टी, और कुछ होती है कॉमन प्रॉपर्टी। देखो 3 तरह की लैंड है। एक है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड होती है जो किसी एक शख्स के नाम की हो, उसको प्राइवेट ज़मीन कहा जाता है, प्राइवेट लैंड। दूसरा है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो सबके लिए इस्तेमाल होती है। प्राइवेट वो है जिसको एक ही शख्स इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर उसका मालिकाना हक हो, और पब्लिक प्रॉपर्टी वो है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता हो, यानी सब लोगों के लिए हो, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से। और कॉमन लैंड वो होती है जो दोनों की तरफ से इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक के लिए भी, और दोनों जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे पब्लिक भी इस्तेमाल कर सकती है और क्या कर सकती है, प्राइवेट से भी होती उसमें होती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड की जो रिसोर्सेज हैं इनको कैसे कंजर्व करके रखा जा सकता है। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing of nature resources। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे क्या अंदेशा हो रहा है कि ज़मीन का दिन ब दिन घटाव होता जा रहा है, कमी होती जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर को लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, वहाँ पर घर बना रहे हैं। दूसरा, उपजाऊ ज़मीन को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर घर बन रहे हैं, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या हो रहा है, एक नुकसान हो रहा है, कि लॉस हो रहा है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बी चेक्ड, फॉरेस्टेशन
land claimed regulated use of chemical pesticide and checks on overgrazing और some kind method to use conserve land resources. अब लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। एफॉरेस्टेशन होती है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, लैंड रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, रेगुलेटर केमिकल जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो उनको जो पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं जो ज़मीन की सॉइल को क्या करते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र जो ज़मीन को मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं उनका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ओवर ग्रेजिंग होता है जब ज़्यादा जानवर चुग जाते हैं तो उससे क्या होता है, जब ज़मीन खाली पड़ती है, खाली पड़ने से जब उस पर पानी आता है तो वो क्या हो जाता है, ज़मीन बहना शुरू हो जाती है, ज़मीन कट जाती है। नेक्स्ट है सॉइल। दूसरा पार्ट क्या है, ये हमने पढ़ा लैंड के बारे में। लैंड की यूज़ में हमने पढ़ा कि किस तरह की दो तरह की ज़मीन थी, एक तंजानिया की, दूसरा न्यूजीलैंड की। कि लैंड हमने पढ़ा कि लैंड क्या होती है और यूज़ ऑफ लैंड क्या होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। कहता है कि लैंड पर जो सबसे ऊपर थिन लेयर है जो कवर हुई होती है किससे, ग्रास ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग, जो पहला सरफेस है ऊपर की लेयर जो ग्रेनी होती है, ग्रीन ग्रास जहाँ पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये लैंड से एकदम जुड़ा हुआ होता है। लैंड फॉर्म डिटरमिन द टाइप ऑफ सॉइल, जो लैंड फॉर्म है वो तय करता है कि मिट्टी किस तरह की होती है। सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर रॉक पाउडर। अब मिट्टी किससे बनती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है हम जो इंसान लोग फेंकते हैं, जैसे हड्डियाँ मरे हुए जानवर या पत्ते पत्तियाँ सड़ा हुआ कुछ भी, मिनरल्स वगैरह जो उसमें धात होती है, और वेदर रॉक होता है जो मौसम से उसमें तब्दीली आती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये सब किसकी वजह से होता है, वेदरिंग की वजह से। मैंने कहा मौसम की वजह से जो वेदर चेंज होते रहते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, जब ये सब एक जगह मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो इनसे क्या बनती है, सॉइल फर्टाइल बनती है, ज़मीन उपजाऊ, मिट्टी उपजाऊ बनती है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और फैक्टर्स कौन से हैं जो सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी को बनाते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी को बनाते हैं, और द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। कौन से हैं वो, पेरेंट रॉक जो जमीन पर रॉक्स हैं जो पड़ी हुई है, और क्लाइमेट फैक्टर उसमें जो आते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल फॉर्मेशन को बनाती, सॉइल फॉर्मेशन करती हैं। अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी, दूसरा जो फैक्टर है वो टोपोग्राफी, ज़मीन किस तरह की है, उसकी शक्ल किस तरह की है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटेरियल उसमें आता है, मैंने कहा जो सड़ा गला जो कुछ भी होता है, पत्ते शत्ते। एंड टाइम टेकन, और कितना टाइम उस पर लगता है। अब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही सॉइल फॉर्मेशन अच्छा होता है। ऑल दिस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये तीनों जो ऑर्गेनिक मैटर है, टाइम टेकन है और टोपोग्राफी है, ये प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड। अब डिग्रेडेशन, मिट्टी का जब कटाव होता है तो इस कटाव को, इस मिट्टी का जो मिट्टी में जो कमी आती है, जहाँ इसका जो कटाव होता है, डिग्रेडेशन होती है, और उसको कैसे कंजर्व किया जाता है। पहले डिग्रेडेशन कैसे होता है, सॉइल इरोजन एंड डिप्रेशन और मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल इरोजन और डिप्रेशन जो होता है उससे क्या होता है, एक मेजर थ्रेट है, वही मेजर थ्रेट है सॉइल के लिए एज ए रिसोर्स, क्योंकि सॉइल इरोजन जो होता है उससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन। ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर दोनों अपना रोल अदा करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का, सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए। फैक्टर विच लीड टू डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन। अब कौन से फैक्टर हैं जो कुदरती तौर पर आते हैं, वो है कुदरती और इंसानी तौर पर हैं जो मिट्टी की डिग्रेडेशन को बढ़ाते हैं, वो कौन से हैं,
डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, ये सब जैसे ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो रेन का पानी हो गया, जो लैंडस्लाइड जो होते हैं, जो फ्लड वगैरह। अब इन सब को रोकने के लिए, जैसे मिट्टी की डिग्रेडेशन होती है, इन सब को रोकने के लिए कुछ मेथड हैं जो मिट्टी को कंजर्व करके बचा कर रखते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले है मल्चिंग। मल्चिंग कौन सा होता है? द बेयर ग्राउंड प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एज हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो हम ग्राउंड को पत्तों से कवर करके रखते हैं, सड़े गले पत्तों से उनसे कवर करते हैं, उसको मल्चिंग कहा जाता है। उससे पानी का बहाव कम होता है। कंटूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। कभी कभार हम कहते हैं कंटूर बैरियर बनाते हैं। कंटूर बैरियर होता है जैसे हम बंड बनाकर रखते हैं, जैसे ग्रास का, स्टोन का जो बंड बनाते हैं, उससे भी ग्रास, उसकी भी मिट्टी बहती कम है, सॉइल इरोजन कम होता है। रॉक डैम, कभी कभार हम रॉक डैम बनाते हैं। रॉक डैम से बनाते हैं डैम, उससे भी क्या होता है कि पानी का जो फ्लो होता है मिट्टी को बहाने वाला, वो उसको रोक देता है। फिर है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग होता है जब हम स्लोप में, पहाड़ों पर ऐसे सीढ़ीदार खेत बनाते हैं और उसके बंड बनाते हैं। सीढ़ीदार खेत पहाड़ों पर, फ्लैट सरफेस पर, स्टीप स्लोप जो होती है पहाड़ों की, उस पर हम सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं टेरेस फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग होता है जब एक ज़मीन पर तरह तरह के पेड़ उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं, जैसे अलग तरह के बहुत ज़्यादा किस्म के प्लांट्स, दरख्त उगाए जाते हैं, तो उससे भी ज़मीन का कटाव रुक जाता है। कंटूर प्लॉइंग होती है जब हम कंटूर बनाते हैं। कंटूर होता है, कंटूर की शक्ल में प्लॉइंग बना करते हैं, तो उससे भी ज़मीन का कटाव रुक जाता है, पानी मिट्टी बहती नहीं है। और लास्ट में है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट होता है जब हम पेड़ों की एक लंबी कतार लगा देते हैं इन कोस्टल ड्राई रीजन में। ट्रीटेड टू प्लांट चेक एंड विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट। जब हम पेड़ों की बहुत ज़्यादा पेड़ एक जगह पर लगा देंगे, पेड़ ही पेड़ कर देंगे, तो क्या होता है, उससे भी सॉइल इरोजन कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा लैंड और दूसरा पढ़ा सॉइल। सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है, और कैसे मिट्टी कैसे डिग्रेडेट होती है और कैसे इसके बचाव किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।